हेलो बच्चों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है भाई? केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसमें आप लोग देखते हैं कि इस चैप्टर से कम 3 सवाल तो आने ही आने हैं। फर्स्ट थिंग ये आप समझ लीजिए। सेकंड थिंग ये है कि आप ये मानिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आगे के जो चैप्टर हैं बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। समझ गए बात को? तो इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं मैं उस आपको बताना चाहूँगा नहीं, जहाँ से सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे पहला एक बहुत अच्छा सवाल बनता है जिसको हम बोलते हैं हजांस रूल। क्या बोलते हैं भाई? हजांस रूल। क्या बोलते हैं? हजांस रूल बोलते हैं। हजांस रूल में इन्होंने क्या बताया कि देखिए कोई भी बॉन्ड हो ना 100% वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ना ही वो 100% कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 100% हो। ठीक है, तो हजान ने बताया, इन्होंने क्या बताया कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर। क्या बताया भाई? कोवैलेंट कैरेक्टर, ध्यान से समझना, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। किसने बताया भाई? आयनिक कंपाउंड बताया। तो इससे क्या पता चला कि सारी चीजें, जैसे आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और आपके कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, गेन या लॉस ऑफ से बनते हैं, शेयर करने से बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन फजान ने बताया कि भाई आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, और ये तो बता ही चुका हूं मैं कि 100% कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। तो ये बात समझ में आई था? यानी ये चैप्टर का जो टॉपिक है ये इसी पर बेस्ड है। क्लियर है बात? अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहले कुछ हजाम रूल पढ़ लेते हैं। तो छोटे मोटे तीन रूल है, इसके ज्यादा रूल नहीं है। पहला रूल ये होता है कि बेटा साइज पर डिपेंड करता है। किस पर? साइज पर। किस पर? साइज पर। ये आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि साइज का रेंज क्या होता है। अगर जनरली मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो साइज क्या होती है भाई? डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? इसका रीजन है कि जेड इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा भाई? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। क्लियर है बात यहाँ पर? अच्छा, और आपको पता है कि टॉप टू बॉटम में भी जाओ तो साइज क्या होगी भाई? साइज इंक्रीज होगी। इससे क्या पता चला आपको कि जेड इफेक्टिव जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, नॉर्मल यही चलता है। कोई एक्सेप्शन होते हैं तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती उसमें, और नहीं तो फिर दोबारा अगर आपको दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साइज फैक्टर पर पहले हम चलते हैं। किस पर चलते हैं? साइज फैक्टर पर। तो चलिए साइज फैक्टर पर चलते हैं। साइज में देखिए कैटायन और एनायन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? कैटायन और एनायन। दो ही चीज हमें पढ़नी है दुनिया में, क्या है? कैटायन और एनायन। कैटायन को क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव चार्ज वाले, और एनायन को नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, अब साइज में अगर कैटायन की साइज क्या है? कैटायन की साइज यदि छोटी है, ध्यान देना बात, अगर कैटायन की साइज छोटी है तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ध्यान से देखते जाना, अगर कैटायन की साइज छोटी है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर है बात? अगर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो एक चीज और याद रखना, कलर बहुत बढ़िया चीज है, कलर इम्पार्टिंग नेचर। कलर इम्पार्टिंग नेचर भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? कलर इम्पार्टिंग नेचर भी इंक्रीज होगा। ये ध्यान देना। ठीक है, इसी तरह एनायन की साइज, अगर एनायन की मैं बात करूं तो एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? कोवैलेंट कैरेक्टर। यहां तक बात समझ में? साइज के फैक्टर में आपने क्या देखा कि कैटायन की साइज छोटी तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। एनायन में क्या देखा आपने कि एनायन की साइज बड़ी तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उनका कलर इंपार्टिंग नेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, चलिए आगे देखते हैं, सही जा रहे हो। अब दूसरा फैक्टर आता है बेटा चार्ज का।
देखो लाइन से देखना है, ऐसा नहीं कि पहले आप चार्ज देख लो फिर साइज देख लो, तो लाइन से देखना है। दूसरा फैक्टर आता है चार्ज। चार्ज में आपका चाहे बेटा कैटायन हो या एनायन हो, दोनों हो सकते हैं। अगर जिसका चार्ज मोड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा होगा, नहीं उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड निकालते हैं एक करके, ठीक है। तो ये दूसरा रूल हो गया चार्ज का, समझ गए। तीसरा रूल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा ही जाता है, उसके अलावा आप बच ही नहीं सकते, जिसको हम बोलते हैं बेटा सूडो इनर्ट, सूडो इनर्ट, और क्या बोलते हैं इसको, बोलो, सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए। अगर सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो इसमें आपको पता है ना कि किसके होते हैं ज्यादा, इनर्ट गैस के। इनर्ट गैस आपको याद है 6 इनर्ट गैस होती है, हीना, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आराम से याद कर लेना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ जाए, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए। कितने आ जाए भाई, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उनका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, इनसे भी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, इन लोगों से भी ज्यादा होगा। क्लियर है बात। ये सूडो, अब इसमें ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, कुछ याद कर लो। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, अगर ये वाले आ गए निकालने वाले तो इनके 18 इलेक्ट्रॉन होते, कॉपर प्लस वाले, Ag प्लस, कॉपर प्लस, ठीक है, Hg प्लस, ठीक है, कैडमियम प्लस, तो और आपका हो गया जिंक 2 प्लस। तो ऐसे 2 प्लस 1 प्लस वाले जितने भी होते हैं, तो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लेना है। अगर इनसे बना कोई कंपाउंड है तो इनका सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। क्लियर है बात यहाँ पर, एक बार नोट कर लो, देख लो। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो इनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख सकते हो, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए भाई, 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल करके हम देखते हैं, ठीक है, ध्यान से। चलिए भाई एग्जांपल करके देख लेते हैं, जो डायरेक्टली सवाल आते ही आते हैं। एग्जांपल में आप देख लो, जैसे मान लो मैं कंसीडर करूं कि NaF है और KF। अब बताओ इसमें किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम क्या हो गए कि इनके चलो चार्ज देख लेते हैं, +1 है -1 है, ठीक है। इसका क्या है, +1 है -1 है। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, तो हम साइज की ओर जाएंगे। साइज की ओर जाने का क्या मतलब होगा, देखो दोनों में एनायन तो सेम है, सेम है ना एनायन, बिल्कुल। एनायन यदि सेम है बेटा तो हम कैटायन की ओर जाएंगे, और कैटायन में ये बताइए किसका साइज छोटा है। तो आपको पता है कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइज कम मिलेगा। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। ये सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, याद करो अलीना की तरफ से फरियाद। क्लियर है बात। तो सोडियम की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई, और कैटायन की साइज जितनी छोटी उतना ज्यादा उसका कोवैलेंट। ठीक है, निकाल लोगे ऐसे करके। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल होते हैं, आप किसी का भी ढेर सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो आराम से भी, है। जैसे मान लो लिख लो आप NaFeCl2, चलो इसका बताओ क्या हो जाएगा। तो इसमें देखो पहले ध्यान कर लो कौन जीतेगा, इसका +1 -1, इसका +2 और -1 है तो 2 हो जाएंगे तो -2 हो जाएगा। देखो तो अब देखो इसका +1 करके क्या होगा, 2 ही हो रहा है, और इसका 2 मिलकर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो कौन जीत गया, चार्ज ही जीत गया। तो फिर क्या जरूरत है साइज की। क्लियर बात है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप खजान रूल से देख सकते हो। जैसे मान लिया मैंने दे दिया आपको कॉपर क्लोराइड दे दिया, ठीक है, ध्यान से देखते जाना।
CuCl और दे दिया आपको मैंने NaCl दे दिया। अब यहाँ बताओ भाई, तो अब यहाँ आप फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? देखो अब साइज से चलोगे या चार्ज से चलोगे, बिल्कुल फंस जाओगे। लेकिन यहाँ देखो कॉपर क्या है, सूडो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल गया। तो जहां पर आपको सूडो इनर्ट का मिल जाए, बस कुछ नहीं करना है, धड़ाके से टन लगा देना है। क्लियर है बात? तो ये फजान रूल का बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इसमें से पूछा जाता है सवाल, और इस सवाल को आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक, नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक होता है, क्या होता है भाई? इसमें से आप लैटिस एनर्जी भी निकाल सकते थे। लैटिस एनर्जी का क्या होता है? चार्ज के पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे भी चार्ज का, चार्ज ऑफ साइज का निकाल सकते हैं आप, हैं? लैटिस एनर्जी का। सीधा सीधा हम आते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें आपको इससे सवाल आते होते हैं। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग का हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? केमिकल बॉन्डिंग का हार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ढेर सारी बातें हम पढ़ते हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो पता चला कि बहुत चीजें ऐसी थी कि जैसे मैं आपको बोलूं कि 3 मगज के लड्डू हैं, एक बेसन का लड्डू है, और अगर मैंने 4 बच्चों को बांट दिया तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसको भैया बेसन के मिलेंगे नहीं, वो तो लड़ने लगेगा नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि चारों को इकट्ठा मिला लिया, मिला के फिर उसी साइज के 4 लड्डू मैंने बना दिए और फिर सबको मैंने दिया। तो अब सबको क्या हो रहा है? सबको सेम, सबकी क्वालिटी पहुंच गई एक दूसरे के पास। अब किसी से झगड़ा होने के चांसेस नहीं होंगे। तो वही चीज हाइब्रिडाइजेशन होता है कि इसमें क्या होता है? सारी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये सभी क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन होता किन 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 के बीच है? तो इसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे उतने ही इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये नहीं कि ज्यादा कम बनेंगे। और नाम से यदि हम पहचानते हैं तो नाम से पहचानने के लिए मान लो सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। ये देखिए, 1 यस और 3 पी, सपोज दैट कंसीडर करो। तो हाइब्रिडाइजेशन किन के बीच होगा? सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी। ये जरूर याद रखिए, ये नहीं कि एक यहाँ है एक वहां रखा हुआ है तो आप उसको हाइब्रिड करवा दो। कहां से आप पाएंगे वो? भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो चाहिए। तो जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं जहां केवल समझने के लिए आपको, कि 1 यस है और 3 पी। तो देखो एक ऑर्बिटल इसके पास ये है और इसके पास ये 3 है ना, 3 पी बन गए, जिसको मैं बोलूंगा ये यस है और ये क्या बन गया? पी एक्स, पी वाई और पी जेड बन गया। ये एक्सिस पर चलते हैं। क्लियर बात है? तो अगर इन दोनों को मैं आपस में मिलाऊं तो मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कितने हैं पहले ये तो काउंट कर लो। मैंने अभी क्या बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये याद रखना। तो देखो 1 2 3 4 कितने हैं? 4 है ना। तो यहां भी बेटा अब ये 4 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अब परेशानी ये होती है कि इनका नेम कैसे रखा जाए। तो नेम रखने का सबसे अच्छा फार्मूला होता है कि हम पेरेंट ऑर्बिटल जो है, पेरेंट ऑर्बिटल उसी के अकॉर्डिंग नाम रखते हैं। तो देखो मैंने वही बताया ना, लड्डू वाला थे, लड्डू वाला। अब सबको मैंने मिक्स कर दिया। तो ये भी हो गया बेटा sp3, ये भी हो गया sp3, ये भी हो गया sp3 और ये भी हो गया sp3। सभी आपके क्या हो गए? sp3 हो गए। क्लियर है बात यहां तक? अब इनकी अगर मैं देखूं तो इनकी एनर्जी भी सेम है। क्या क्या है? एनर्जी सेम, एनर्जी सेम हो जाएगी आपकी। और क्या सेम हो जाएगा बेटा? बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो गए? अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यहीं से हमें जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इससे क्या पता है आपने एक चीज केमिस्ट्री में याद रखी है कि मिनिमम एनर्जी हो तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। तो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए। ठीक है, और सारे रूल वही फॉलो होते हैं, अलग से रूल कोई नहीं फॉलो होते। जो आपने हुंड में
पॉली में, आप बाउ में पढ़े हैं, सारे ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा खेल ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालें कैसे। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आप एक स्टेरिक नंबर ढूंढो। स्टेरिक नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें इसमें याद करनी पड़ती हैं, वो मैं लिख देता हूँ और खटाखट निकल, एक ही फार्मूले से सारा खेल हो जाता है, एक ही फार्मूले से, टेंशन लेने में, एक ही फार्मूले से सारा खेल करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले बेटा निकालेंगे हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, स्टेरिक नंबर निकालेंगे। ठीक है, स्टेरिक नंबर को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर बात। अब देखो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, सबसे बड़ी बात है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होने चाहिए भाई, सेंट्रल एटम। किसके होने चाहिए, सेंट्रल एटम। साथ में अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कर दो भैया, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दो। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दो, माइनस कर दो। और साथ में अगर कोई मोनोवैलेंट एटम है, कौन सा है, मोनोवैलेंट एटम है, तो उसे जोड़ो। और जब इतना सारा खेल कर लो तो खेल करने के बाद 2 से डिवाइड कर। क्लियर बात। अब मोनोवैलेंट एटम पूछोगे सर मोनोवैलेंट एटम क्या हो गए, तो ज्यादा आपको याद नहीं रखना। हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। कौन कौन हो गए भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए, और साथ में आपका हाइड्रोजन। अगर ये आते हैं इनको जोड़ो। क्लियर बात है। अब देखो स्टेरिक नंबर का बहुत ही अच्छा सबसे बड़ी बात क्या आई होगी आपके सामने, आप सर सेंट्रल एटम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे जाने। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सेकंड पीरियड के एलिमेंटों को याद रखना है वो बस, और फिर उसी ग्रुप में चलते जाना। तो जैसे सेकंड पीरियड के मैं कह दूं लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन। इनके वैलेंस से आप याद रखिए, जो इनका होगा उस ग्रुप के सभी एलिमेंट का वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे इसका होता है 1, इसके होते हैं 2, हैं ऐसे लिखते चले जाओ, इसके होते हैं 3, इसके होते हैं 4, ऐसे करके लिख लो आप, अच्छा लगेगा आपको देखने में भी। 4 होते हैं, इसके कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसके कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, इसके कितने होते हैं, 7 होते हैं, और इसके कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है। जितने भी इस ग्रुप में होंगे आप देखते चले जाओ। तो एक लाइन आपको याद रखना, ज्यादा तो याद रखने नहीं। क्लियर है बात को। अब आ जाओ हम स्टेरिक नंबर निकालते हैं। ठीक है, स्टेरिक नंबर निकाल करके याद रखना, अगर जेड की वैल्यू 2 है, कितनी है, जेड की वैल्यू 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में लिख रहा हूं। ठीक है, और इधर मैं लिख रहा हूं एंगल क्या होगा इनके बीच में। अगर sp है तो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी ज्योमेट्री भी लिख दे रहा हूँ। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, लीनियर हो जाएगी। ये याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं होंगे तो कोई सवाल नहीं बनने वाला। ध्यान रखना। अगर जेड की वैल्यू भाई 3 हो गई, ये क्या हो गया, sp2 हो गया। कैसे पता चला, एक s और 2 p, टेक पार्ट कर रहे हैं इसे। ठीक है, इसका एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। और ये कैसा बनेगा भाई, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। जैसे पंखा होता है ऐसे साइज बनाने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं, आपको आना चाहिए बस ठीक से देखने के लिए। जेड की वैल्यू अगर 4 है तो ये हो गया भाई sp3 हो गया, और इसका एंगल कितना हो गया 109.28। ये कैसा होता है भाई, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू 5 हो गई तो क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और इनके बीच में 2 एंगल होते हैं, एक 90 वाले एक 120 वाले होते हैं। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल में हम बनाते हैं, और आपको पता है कि एक्सियल पर हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट रखते हैं, इक्वेटोरियल वाले में कम रखते हैं, बल्कि ग्रुप को रखते हैं जिससे रिपल्सन क्या हो, कम हो। ठीक है, रिपल्सन कम हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीडीपी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
अगर Z की वैल्यू 6 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी भाई, sp3d2 हो जाएगी। इसके भी वही एंगल 180 के हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम बोलते हैं भाई ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्लियर बात, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अगर Z की वैल्यू 7 है, ये ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, याद रखना, Z की वैल्यू 7 है तो ये बेटा क्या हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, याद कर लो, अगर किसी की ज्योमेट्री निकालनी हो तो मैं सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट करूंगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट करूंगा। और अगर किसी की शेप निकालनी है, शेप, तो ओनली मैं क्या काउंट करूंगा, सिग्मा भी काउंट करूंगा, केवल सिग्मा काउंट करूंगा। समझ गए बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पूरा दोनों लेना है और इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही हमको लेनी है। अब इसको अगर ये चार्ट आपको याद हो तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। चलो मैं एक आपको निकाल के आपको दिखाता हूं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, आ जाओ, चलो भाई कुछ निकाल के देख लेते हैं। चलो आ जाओ, निकाल के देख लो, किसी का भी निकाल के आपको देख सकते हो ज्योमेट्री, यहाँ पर आपको याद ही हो गए होंगे। तो किसी का भी निकालो, कोई भी आप एलिमेंट बोल दो, जैसे मैं आपको बोल दूं PCl5, कुछ भी बोल दो, कहीं का भी हो आप आसानी से निकाल सकते हो। PCl5 में सबसे पहले आपको याद रखना है कि भैया मैं सेंट्रल एटम किसे कंसीडर करूं, सेंट्रल एटम ही खोजना सबसे बड़ी बात होती है। तो सेंट्रल एटम के लिए याद रखना, मैं लिख देता हूं, सेंट्रल एटम को कैसे आप करोगे, या तो वो क्या हो, लीस्ट नंबर में हो, किस में हो भाई, लीस्ट नंबर में हो, कम नंबर, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, लीस्ट हो, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी सराउंडिंग एटम से, ठीक है। और फिर क्या करूंगा मैं कि और किसको ले सकता हूं बताओ, जिसका साइज बड़ा हो, क्या हो भाई, साइज बड़ा हो। अगर साइज बड़ा है तो वो अपने आसपास घेर लेगा ना। अगर एक दुबले आदमी के ऊपर 10 आदमी ऐसे फेंक दो तो कैसे होगा, तो मर जाएगा गिर के। और अगर एक मोटे आदमी के ऊपर 10 आदमी चिपका दो ऐसे उठा के चला जाएगा। क्लियर बात है ना? तो हमेशा हम जो साइज में बड़ा एटम हो उसे हम सेंट्रल एटम में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे इससे काम चल जाता है हमारा जो नंबर में कम। तो बताओ भाई इसमें नंबर में कम कौन है, P है, तो ये मेरा हो गया फास्फोरस सेंट्रल एटम। जैसे ही मुझे पता चला कि फास्फोरस सेंट्रल एटम है, बस मैं शुरू हो जाता हूं इस फार्मूला, ठीक है। अब बताओ फास्फोरस किस फैमिली में आता है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है कि नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में आता है। तो नाइट्रोजन के पास भी मैंने लिखा है ना, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। तो ये लो भाई इस फार्मूले का स्टेरिक नंबर निकाल लो, 5 प्लस। अब बताओ इसके ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो सीधा मैं मोनोवैलेंट में आ जाता हूं। मोनोवैलेंट अभी मैंने लिखा है तो क्लोरीन, हाँ है, मोनोवैलेंट है। तो कितने मोनोवैलेंट हैं, 5। कितने हैं, 5। कितने हैं, 5 ओवर 2। कितना आ गया भाई, 5 आ गया। स्टेरिक नंबर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। पीछे याद आ जाओ, क्या आ जाएगा, sp3d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sp3d आ जाएगा, ठीक है। अब sp3d आ गया तो आपको पता है क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा, ठीक। तो ऐसे करके आप किसी का निकाल सकते हो। अगर मैं और आपको हो तो और निकाल, एक मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, चार्ज वाला दिखा देता हूं। तो अगर चार्ज वाला देखना चाहो तो आप देख सकते हो, इसमें भी कोई भी चार्ज ले लो, जैसे मैं PCl3 पॉजिटिव ले लो, ठीक है, किसी का भी ले लो, PCl3 पॉजिटिव ले लो कि PCl, तो अब बताओ इसका अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। किसका, अगर इसका PCl3 का निकालना चाहो, जिसका भी लेना चाहो ले लो, या लेना चाहो आप ले लो NH4 प्लस का ले लो। तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, स्टेरिक नंबर निकाल लो, 5 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, 4 है, तो 4 हो गया। पॉजिटिव चार्ज है 1 है तो 1 माइनस कर दो, ये 2 आ गया, ठीक है। ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ऐसे करके आपके कितने हो गए, ये 5 और 5 4 9 और से 1 गए
कितना हो गया भाई 8, 8 2 कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि इसका आ गया sp3 आ गया। क्या आ गया sp3 आ गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आप किसी का भी बना सकते हो। ये देखो अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। हाँ इतना ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा और जो निगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा सराउंडिंग एटम में होगा। ठीक है, ऐसे करके हम इसमें निकालते रहते हैं ढेर सारे। सबसे बड़ा खेल इसमें होता है लोन पेयर वाला। किसका खेल होता है? लोन पेयर वाला। लोन पेयर वाले में क्या होता है कि जब लोन पेयर आ जाते हैं कहीं तो उसका एक केस होता है और उसमें बहुत चीजें आपको याद रखनी है, और बाकी तो ज्योमेट्री तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नोट कर लो इसको। ठीक है, अब लोन पेयर वाला केस देख लो। चलो भाई लोन पेयर वाले के लिए कुछ आपको लिखना पड़ेगा। लोन पेयर अगर देखो इफ केस देख लो 1, इफ लोन पेयर एब्सेंट, इफ लोन पेयर एब्सेंट, तो जो उसकी बेटा ज्योमेट्री होगी वही उसका सेक होगा। अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो ध्यान रखना जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसका